दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस संगीतकार की जिनके लिए एक जुमला प्रयोग में लाया जाता था और वो जुमला ये होता था कि फिल्म निर्माता निर्देशक कहते थे कि जिसने भी उस दौर में इस संगीतकार के साथ काम नहीं किया तो फिर उसने कुछ काम ही नहीं किया। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वो संगीतकार थे जो इराकी पुलिस दल में शामिल थे। वैसे तो ये संगीतकार एक फौजी थे, लेकिन उनका मन संगीत में रमा था। लेकिन उन्होंने अपने फौज के अनुशासन को अपने संगीत में भी कायम रखा। फिर क्या हुआ? ऐसा अनुशासन की साजिंदों द्वारा सुर में न बजाने पर वो आक्रोशित हो जाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, इस संगीतकार को 70 के दशक में गजलों और सुरीले धुनों का बादशाह कहा करते थे। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है। संगीत में तो उनका रग रग बसा हुआ था। उनके संगीत में करुणा और विछोह का भाव मिलता है। उनके संगीत में समाज की झलकियां मिलती हैं। और दोस्तों क्या ये बात आपको पचेगी कि जिस संगीतकार के साथ लता मंगेशकर ने अपने जीवन के बेहतरीन गीतों को अंजाम दिया, उन्होंने शुरुआती दौर में इस संगीतकार से ये मानकर किनारा कर लिया था कि वो एक बिगड़ैल शहजादे हैं, लेकिन बाद में अपने सबसे प्यारे भाई की तरह उन्हें मानने लगी। कैसे कैसे गाने मैंने आपके साथ गाए हैं। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। और दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि हिंदी सिनेमा के ये पहले संगीतकार हैं जिन्होंने अपनी मौत के 29 साल बाद भी हिंदी सिनेमा में संगीत दिए। तब उनके संगीत को उनकी छोटी बहन ने अपनी आवाज दी थी। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए। लेकिन क्यों चमत्कारिक धुनों के बादशाह कहे जाने वाले इस संगीतकार को किसी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया? छाई बरखा बहार परे। आखिर क्यों ये संगीतकार अपने ही घर में चोरों की तरह घुसते थे? आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान। और दोस्तों सबसे एक दिलचस्प बात है कि इसी संगीतकार की एक धुन सुनने के बाद नौशाद साहब ने अपने संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार थे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं संगीतकार मदन मोहन की। मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता। जिन्हें गजलों का बादशाह कहा जाता है। लग जा गले के फिर हंसी रात हो। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों संगीतकार मदन मोहन का जन्म 25 जून 1924 को इराक के बगदाद में हुआ था। परिवार ने प्यार से नाम रखा मदन।
जहां उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली इराकी पुलिस में अकाउंटेंट जनरल के रूप में काम कर रहे थे। इनका पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक 5 साल बगदाद में ही बिताए। इराक जब ब्रिटिश राज से आजाद हुआ तो साल 1932 में राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली वापस भारत आ गए। राय बहादुर साहब का पूरा परिवार अपने घर चकवाल में रहने लगे, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम जिले में स्थित है। चुन्नीलाल साहब ने बेशुमार दौलत इकट्ठा की थी और वो इसे किसी अच्छी जगह निवेश करना चाहते थे। इसलिए व्यवसाय के लिए मुंबई पहुंच गए, जो उस समय भी देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती थी। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री तेजी से उभर रहा था दोस्तों, और राय बहादुर चुन्नीलाल साहब ने इसमें अपना पैसा निवेश करना उचित समझा। उन्होंने तब की सबसे बड़ी कंपनी बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान स्टूडियो में हिस्सेदारी खरीद ली। दोस्तों, मदन मोहन की प्रारंभिक शिक्षा पाकिस्तान के झेलम में हुई थी और स्कूली दिनों में वो अपने करतार सिंह से शास्त्रीय संगीत सीखने का मन बनाया। हालांकि उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा कभी नहीं ली। मदन मोहन साहब ने प्राइमरी स्कूल खत्म करने के बाद पढ़ाई के लिए बंबई पहुंच गए। बंबई में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित बच्चों के कार्यक्रम में परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। उस समय उनकी उम्र मात्र 11 साल थी। घर में फिल्मी माहौल था, इसलिए मदन मोहन बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनके पिता सख्त खिलाफ थे। तुम्हारी तमन्ना है क्या? नहीं चाहिए कुछ तुम्हारे सिवा। दोस्तों, मदन मोहन साहब के बचपन के दिनों का एक वाकया बहुत ही खूब प्रचलित है। मदन मोहन के पिता मुंबई में मरीन लाइंस में रहा करते थे। वहीं बगल में कोठी नरगिस की मां जद्दन बाई की थी। मदन मोहन साहब जब भी बंबई घूमने आते थे तो उनका संगीत प्रेम उन्हें वहां खींच लाता था। जब मदन मोहन साहब के पिता सो जाते थे तो रोज रात को चुपचाप घर से निकल जाते थे मदन मोहन साहब और पड़ोस की संगीत की महफिल में शामिल हो जाते थे। दोस्तों, ये संगीत की महफिल पड़ोस में जद्दन बाई के घर पर लगती थी। तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल चल रहे हैं। मदन मोहन जद्दन बाई की महफिल का लुत्फ उठाकर वापस घर लौटते थे तो अपने घर में चोरों की तरह घुसते थे। मदन मोहन साहब पिता के डर से घर के पीछे वाले दरवाजे से दाखिल होते थे और चुपचाप अपने कमरे में सो जाते थे। दोस्तों, ये सिलसिला लंबे समय तक चला, लेकिन कभी भी परिवार वालों की इसकी भनक तक नहीं लगी। इसी दौरान मदन मोहन साहब की दोस्ती नरगिस से भी हो चुकी थी। फिर क्या हुआ? दोस्तों, साल 1943 में पिता के कहने पर मदन मोहन साहब ने आर्मी ज्वाइन कर दी। उनकी शुरुआती ट्रेनिंग देहरादून में हुई और कुछ समय के बाद उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई। दोस्तों, 2 साल बाद मदन मोहन साहब का नौकरी से मन चट गया और पहला मौका मिलते ही उन्होंने फौज की नौकरी छोड़ दी और संगीत की दुनिया में कूद पड़े। अधूरा हूं मैं अफसाना। दोस्तों, साल 1946 में मदन मोहन साहब का चयन ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ केंद्र में हो गया और दोस्तों, इन्हीं दिनों आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के लिए मदन मोहन साहब संगीत तैयार करने लगे। उन कार्यक्रमों का संगीत तैयार करते करते मदन मोहन साहब को संगीत का ज्ञान हुआ और साथ ही इसके बोनस में संगीत जगत से जुड़े कई संगीतकारों के संपर्क में भी आए, जिसमें उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली, अकबर खान, गजल गायिका बेगम अख्तर साहिबा और तलत महमूद जैसी जानी मानी हस्तियां। इसी कालखंड में इन्हीं हस्तियों के साथ इनकी मुलाकात हुई। गजल गायिका बेगम अख्तर और बरकत अली साहब का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। पिता ने बेटे को संगीत में अपना करियर बनाने की अनुमति दे दी। फिर क्या था, अपने सपनों को नया रूप देने के लिए मदन मोहन साहब लखनऊ से बंबई आ गए। बंबई आने के बाद मदन मोहन साहब की मुलाकात एस.डी. बर्मन, श्याम सुंदर और सी रामचंद्र जैसे प्रसिद्ध संगीतकार के साथ बतौर सहायक काम करने लगे। 40 के दशक के अंत में देवेंद्र गोयल फिल्म आंखें बना रहे थे, जो साल 1950 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, फिल्म में मदन मोहन को बतौर संगीतकार काम करने का पहला मौका मिला और इस फिल्म का गाना हमसे नैन मिलाना सुपरहिट रहा। इस फिल्म की सफलता के चलते मदन मोहन साहब फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। मैं किसी कारणवश मैं उस फिल्म में नहीं गा सकी।
मदन मोहन इस बात पर बहुत दुखी हो गए। फिल्म आंखें के गाने मोहम्मद रफी साहब और शमशाद बेगम और मीना कपूर ने गाए थे। हालांकि वो लता मंगेशकर से गवाना चाहते थे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। दरअसल लता जी ने शुरुआत में सोचा कि मदन मोहन एक अमीर पिता के बिगड़ी हुई संतान हैं और अपना शौक पूरा करने के लिए संगीतकार बनने का स्वांग रचा रहे हैं। लेकिन जब वो मदन मोहन जी की शख्सियत से वाकिफ हुई तो उन्हें बेहद अफसोस हुआ और लगे हाथ लता जी मदन मोहन साहब की फैन हो गईं। दोस्तों, यतीन्द्र नाथ मिश्र की किताब लता सुर गाथा के एक पन्ने में इस कहानी का जिक्र है। दरअसल लता जी ने मदन मोहन साहब के साथ अपने रिश्तों की कहानी सुनाते हुए बताया था कि एक बार मदन मोहन साहब लता जी के घर पहुंचे जिस दिन रक्षाबंधन था। मदन मोहन इस बात से बेहद दुखी थे कि उनकी पहली फिल्म में लता नहीं थी। फिर वो लता जी को घर ले आए और कहा, आज राखी है और ये लो राखी, मेरी कलाई पर बांध दो। आज से तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हारा मदन भैया। आज से तुम अपने भाई की हर फिल्म में गाना गाओगी। मदन मोहन साहब लता जी से ही अपनी हर फिल्म में गाने गाने की गुजारिश किया करते थे। लता मंगेशकर भी मदन साहब को गजलों का शहजादा कहकर बुलाते थी और ये गजलों का शहजादा नाम लता जी का ही दिया हुआ है। उसके बाद मदन मोहन साहब को एक के बाद एक फिल्में मिलती रहीं। साल 1950 के दशक के शुरुआत में मदन मोहन साहब ने करीब दर्जन भर फिल्मों में संगीत दिया जो बेहद लोकप्रिय हुए। इनमें से साल 1951 में आई फिल्म